बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर शैला रज़ा चन्ना। गायनी ऑब्स्टेटिक्स से मेरा ताल्लुक़ है और मैं बहैसियत प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज़ में अपनी खिदमत अंजाम देती हूँ। आज यहाँ पर इस चैनल पे आने का मकसद ये है कि हम सोच रहे थे कि हम अपनी ख़वातीन के लिए थोड़े अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करें, जिसमें कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं ख़वातीन के, लेबर से लेकर डिलीवरी से लेकर या गायनी के, उन पे हम बात करें और उन पे हम उनको आगाही दें, इंफॉर्मेशन दें। और इसी तरह अगर आप लोगों के कुछ कंसर्न्स, कुछ क्वेश्चंस हैं इन प्रॉब्लम्स को लेके, तो फिर हम उनको आंसर करें, रिप्लाई बैक करें। आज मैंने जो सोचा था बात करने के लिए टॉपिक, वो था पोस्टमार्टम हैमरेज। इसको अगर आम अल्फाज में बोलें तो डिलीवरी के बाद, पैदाइश के बाद खून का ज़्यादा ज़िया होना। मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया? क्योंकि पोस्टमार्टम हैमरेज हमारी ख़वातीन में ज़्यादा भी है, हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा है, बेसिकली एशियन पॉपुलेशन में ज़्यादा है। उसकी वजूहत काफ़ी है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स जब ये फेस करते हैं पोस्टमार्टम हैमरेज, तो एक तो ये कि उनके लिए बहुत ही इमरजेंसी और परेशानी की सिचुएशन होती है। उन्हें अपना पेशेंट डील करना होता है, उन्हें प्रॉब्लम को डील करना होता है, लेकिन साथ साथ फैमिली को भी फेस करना होता है। और आजकल हमारे जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, वो जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को लेके उनके ऊपर इतना ट्रस्ट लेवल नहीं है, तो जब ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो उनको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, पहले भी मेरे कलीग्स से, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम हैमरेज होता है, तो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने सही सफाई नहीं की और मरीज़ का इतना खून ज़िया हुआ। और अगर यही पोस्टमार्टम हैमरेज डिलीवरी मतलब ऑपरेशन के बाद हो, सर्जरी के बाद हो, तो कहा जाता है कि बस डॉक्टर ने गलती में जो है वो ऑपरेशन में रग काट दी और इसीलिए मरीज़ का खून बह रहा है। तो देखिए, इस सूरत हाल में अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये फिर हम आगाही देते हैं कि देखें, इसका ताल्लुक सफाई ना करने से, इसका ताल्लुक रग काटने से नहीं है, बल्कि ये ख़वातीन में प्रॉब्लम है पोस्टमार्टम हैमरेज। और यही एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि हमारी ख़वातीन में शराय अमवात ज़्यादा हैं। मैं जो बात कर रही थी वो प्राइमरी पोस्टमार्टम हैमरेज, यानी डिलीवरी के बाद डिलीवरी के अंदर 24 आवर्स में, 24 घंटे में जो खून ज़्यादा ज़िया हो रहा है। नॉर्मली डिलीवरी के बाद थोड़ी विजाइनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन अगर उसका ये लॉस 500 ml, अब आप 500 ml का अंदाज़ा कर सकते हैं, जैसे पानी की बोतल 500 ml की आती है, तो अगर इससे 500 ml से ज़्यादा लॉस हो रहा है ब्लड का, तो तब हम इसको लेबल करते हैं पोस्टमार्टम हैमरेज। और ये किस तरह प्रेजेंट करता है, ये बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। नंबर 1, पेशेंट हमारी जो थी वो आइडियली पहले से ही उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या था। ज़ाहिर है, अगर पेशेंट एक अच्छी नरिश्ड पेशेंट है, उसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, तो छोटा मोटा हैमरेज लेबर में टॉलरेट कर लेगी। लेकिन अगर हमारी पेशेंट ख़वातीन एनेमिक है, जो कि बहुत कॉमन है, 6-7 हीमोग्लोबिन पे हम एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं सिविल हॉस्पिटल में, तो उनके लिए तो थोड़ा हैमरेज भी उनकी तबीयत को ख़राब कर देगा और उनको उस सूरत हाल में ले जाएगा जहाँ पे हमारे लिए उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ डिलीवरी से रिलेटेड होते हैं और कुछ ऑलरेडी डिलीवरी से पहले के फैक्टर्स हैं। डिलीवरी से पहले अगर एज 40 से ज़्यादा है, आपको हाई ब्लड प्रेशर रहा है प्रेगनेंसी में, आपको पहले भी पोस्टमार्टम हैमरेज किसी डिलीवरी में हो चुका है, आप इस वक्त ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे कैरी कर रही हो प्रेगनेंसी में, उसमें हो सकता है। और लेबर रिलेटेड भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका लेबर बहुत लंबे अरसे चला है, मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा है, आपको डॉक्टर ने लेबर स्टार्ट करने के लिए कभी इंडक्शन दिए, यानी कि कुछ टैबलेट्स रखी हैं, या कभी कभी डिलीवरी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, हमें उसमें इंस्ट्रूमेंट औजार लगाने पड़ते हैं, या बेबी का साइज़ बिग है, बिग बेबी है, हैवी वेट में है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें पोस्टमार्टम हैमरेज होता है। ज़्यादातर जो इसकी वजह होती है वो, अगर आपके यूट्रस बच्चेदानी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती, तो जहाँ पे आपका आंवल नाल प्लेसेंटा अटैच होता है, वहाँ से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। तो मेन कॉमन रीज़न तो यही है कि एटोनी है, आपका यूट्रस अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसके अलावा भी रीज़न हो सकते हैं, कभी कभी जो आंवल नाल का कोई पीस है वो अंदर रह गया हो, या अगर डिलीवरी के दौरान जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा है, तो कोई ट्रॉमा, कोई टीयर जो है नीचे ट्रैक्ट में हुआ है, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है।
اس صورتحال میں ظاہر ہے بحیثیت ہمیں ایک ٹیم کام کرنا پڑتا ہے، جس میں ہم ہمارے مڈ وائفس، اینستھیٹسٹ، ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں اس صورتحال میں ہم سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کی جان کو بچائیں. جتنا جلدی ہم بلیڈنگ کو اریسٹ کریں اتنی جلدی ہم ماں کو محفوظ کر سکتے ہیں، تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. اب اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ بہت دفعہ یہ لیبر روم میں مینیج ہو جاتا ہے، اور وہیں پہ ہی کچھ ڈرگز ہوتی ہیں، کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں. مڈ وائف جو ہوتی ہے وہ یوٹرس کا مساج کر رہی ہوتی ہے تاکہ یوٹرس کنٹریکٹ ہو، اور ڈاکٹر اسی وقت ہی پلیسنٹا کو کمپلیٹلی ایگزامن کرتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے شک کہ کوئی جو ہے پیس اندر رہ گیا ہوں. اگر ڈرگس پہ، میڈیسنس دینے پہ، مساج کرنے سے بلیڈنگ رک جاتی ہے تو پھر ہمیں جو مین سیکنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آبزرویشن، اور جو خون کا ضیاع ہوا ہے اس کو ریپلیس کرنا، یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کرنا. اس لیے فیملی کو بھی اس وقت آگاہی دی جاتی ہے کہ پیشنٹ کے لیے خون کا انتظام کریں. بٹ کبھی کبھی یہ میڈیسنس فیل ہو جاتی ہیں، یا ریزن صرف ایٹونی نہیں ہوتا، ریزن ہوتا ہے ٹراما، جس میں ہمیں مریض کا تفصیلی معائنہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تھیٹر میں پیشنٹ کو شفٹ کروانا پڑتا ہے. اب تھیٹر میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم نیچے سے ہی بلون ڈالتے ہیں یا پیکنگ کرتے ہیں تاکہ جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس جگہ تھوڑا پریشر ہے، کمپریشن رہے. یہ پیکنگ اگلے 12 سے 14 گھنٹے کے لیے رہتی ہے، یا بلون 12 سے 14 گھنٹے کے لیے رہتا ہے. اور جب ہمیں لگتا ہے کہ پیشنٹ اب سیٹل ہے، وائٹلز اچھے، مطلب آپ کی نبض صحیح کام کر رہی ہے، بلڈ پریشر آپ مینٹین کر رہے ہیں، اور ان 12-14 گھنٹے میں ہم پیشنٹ کو وہ بلڈ لاس جو ہو چکا ہے وہ بھی ریپلیس کر چکے ہوتے ہیں، تو جب سیٹسفائی ہوتے ہیں تو یہ پیکنگ یا یہ بلون کیتھیٹر ریموو کر دیا جاتا ہے. اور ان کنڈیشنز میں جہاں پہ یہ پیکنگ اور جو ہم ٹیمپوناٹ بیلون ڈال رہے ہیں کام نہیں کر رہا ہوتا، تو ہمیں بے ہوش ہی دیکھ کر اور دوبارہ سے آپریشن کر کے کبھی کبھی بچے دانی پہ کمپریشن اسٹچ لگانے پڑتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں، یعنی کہ اگر ایک خاتون ہے جن کے 5-6 بچے ہیں اور سارے میتھڈز فیل ہو گئے، تب ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ہسٹریکٹمی کر دیں، یعنی کہ بچے دانی ریموو کر دیں. اور یہ سب ڈیسیشنز ہمیں ماں کی صحت کو ماں کی صحت کے لیے لینے پڑتے ہیں. مجھے امید ہے کہ بہت دفعہ آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں سنی ہوں گی. کبھی نہ کبھی آپ کا کوئی جانے والا ریلیٹیو اس پرابلم سے گزرا ہوگا. تو اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں اس کنڈیشن سے ریلیٹڈ کوئی کویسچنز ہیں، کوئی سوالات ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوگی ان کا آنسر دینے میں. آپ وہ اپنے نیچے لنک میں پوسٹ کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری خواتین 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، وہ آئرن کی ٹیبلٹس پابندی سے لیں تاکہ ان کا ہیموگلوبن تھرو آؤٹ پریگننسی مینٹین رہے. سیکنڈ، بچوں کی پیدائش میں وقفہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جتنے بچے پیدا کرتے ہیں، 6-6 7 بچے، تو آپ